सही गलत, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये सब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि किस बेसिस पे ये डिसाइड होता है, और कभी ये अच्छा गलत सही बुरा हमें इतना परेशान करने लग जाए कि हमारा एक आम जीवन भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। सो उस टाइम पे हमें ज़रूरत महसूस होगी कुछ चेंज लाने की, कुछ बदलाव लाने की। तो ऐसा ही एक बदलाव आया 20th सेंचुरी में, जब इंडिया के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं भीमराव रामजी अंबेडकर की। भीमराव रामजी अंबेडकर, हम सब ने उनको अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा ही होगा कि इन्होंने हमारा संविधान लिखा। साथ में हमने इनको मीडिया पे भी देखा होगा कि ये एक हमारे दलित लीडर थे। तो आज हम इनकी 131th बर्थ एनिवर्सरी पर इनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ, जिसको आज हम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के घर में हुआ। इनकी फैमिली महार और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जिसको हिंदू कास्ट सिस्टम में सबसे लोएस्ट कास्ट कहा जाता है। अब बर्थ के कुछ सालों बाद इनकी फैमिली सतारा महाराष्ट्र चली गई और इनकी बेसिक एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स जो ब्रिटिश आर्मी रन करता था, क्योंकि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, तो वहाँ हुई। अंबेडकर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग और काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे। बट इन सब खूबियों के बाद भी दुनिया के लिए तो वो एक दलित ही थे। तो इस वजह से बचपन से ही उनको काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जैसे क्लास में उनको बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था, टीचर्स उनकी कॉपी नहीं छूते थे, टीचर्स उन पे ध्यान नहीं देते थे, बाकी बच्चे उनके साथ खेलते नहीं थे, और यहाँ तक कि पीने का पानी भी उनके लिए अलग रखा जाता था और पानी भी उनको प्यून ही देते थे। जिस दिन प्यून नहीं आते थे उस दिन उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। तो ऐसे ही दुख दर्द में इनका बचपन गया। अब यहाँ आपने एक बात नोटिस की, अंबेडकर के माता पिता का सरनेम सकपाल है, बट अंबेडकर का सरनेम सकपाल की जगह अंबेडकर हुआ क्योंकि इनके एक ब्राह्मण टीचर थे महादेव अंबेडकर, जिनको अंबेडकर बहुत पसंद थे। तो इसीलिए उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में अंबेडकर का सरनेम सकपाल की जगह अंबेडकर रखा, और तब से ही हम उनको भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब वो 15 साल के थे तो उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो मैट्रिकुलेशन पास करते हैं तो वो बॉम्बे के एल्फिंस्टाइन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब एल्फिंस्टाइन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले वो पहले दलित पर्सन होते हैं और इसका एक सेलिब्रेशन रखा जाता है। अब ये सेलिब्रेशन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस सेलिब्रेशन में आते हैं दादा केलोस्कर, जो अंबेडकर के पिताजी के दोस्त होते हैं और साथ में एक लेखक भी होते हैं। वो अंबेडकर को बुद्धा की बायोग्राफी देते हैं। अब यहाँ पे पहली बार उनका गौतम बुद्धा की टीचिंग से इंटरेक्शन होता है। अब एल्फिंस्टाइन कॉलेज में बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो बड़ौदा जाएंगे आगे की पढ़ाई के लिए। बड़ौदा जाने का डिसीजन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि बड़ौदा के महाराज सयाजी राव से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। उस स्कॉलरशिप की हेल्प से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क जाते हैं अपने मास्टर्स करने। अब अंबेडकर सिर्फ मास्टर्स इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स के अलावा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड एंथ्रोपोलॉजी में से भी वो मास्टर्स करते हैं। 3 साल के बाद अंबेडकर को वापस बड़ौदा आना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है। एंड उसके बाद वो महाराजा सयाजी राव के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन जाते हैं। जब वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन जाते हैं तो बाकी लोगों के लिए वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो उनके कोई भी ऑर्डर्स नहीं मानते थे, और इस सब से परेशान होकर अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया। अब दलित फैमिली में या किसी डिप्रेस क्लास में बॉर्न होना बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून, बदकिस्मती माना जाता था, क्योंकि उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते थे। जैसे वो कमर के ऊपर से कपड़े नहीं पहन सकते थे, वो वहाँ से पानी नहीं पी सकते थे जहाँ पे सो कॉल्ड अपर क्लास पानी पीते थे, वो मंदिर नहीं जा सकते थे, वो एजुकेशन नहीं ले सकते थे, उनकी खुद की ज़मीन नहीं हो सकती थी, ऊपर से उनको खाने में घी भी अलाउ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती थी। अब ऐसे ही कुछ दर्दनाक रियल लाइफ इंसिडेंट्स को अंबेडकर ने अपनी बुक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में बताया है। अब ये वो टाइम था जब अंबेडकर की मुलाकात होती है कोल्हापुर के महाराज छत्रपति शाहू से। उनसे मिलने के बाद महाराजा इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो अंबेडकर की हेल्प करते हैं इस भेदभाव को हटाने में, और इसके लिए वो डिप्रेस क्लास का सम्मेलन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अंबेडकर जी इस सम्मेलन को एड्रेस करते हैं। साथ में वो अंबेडकर की हेल्प भी करते हैं न्यूज़पेपर पब्लिश कराने में, जिसका नाम होता है मूक नायक। मूक नायक के अलावा अंबेडकर फ्यूचर ईयर्स में बहिष्कृत भारत, जनता, समानता, प्रबुद्धा भारत, ये सब जैसे भी न्यूज़पेपर पब्लिश कराते हैं। अब एजुकेशन को अपना हथियार बनाने के लिए वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाते हैं, और लंदन जाकर वो लॉ की पढ़ाई करते हैं और अपनी पीएचडी करते हैं।
लंदन से वापस आकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे उनका इरादा मजबूत हो जाता है और उनका मिशन बन जाता है कि उनको डिप्रेस क्लास को एजुकेट करना है सो दैट वो एटलीस्ट अपनी बेसिक राइट जैसे एक्सेस ऑफ वाटर और मंदिर में एंट्रेंस के लिए तो फाइट कर सकें। अब धीरे धीरे इनका ये मिशन मूवमेंट बन जाता है और वो काफ़ी सारे सत्याग्रह और आंदोलन ऑर्गेनाइज करते हैं। अब उनमें से ही सबसे बड़ा आंदोलन होता है 25 दिसंबर को। अब 25 दिसंबर एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन अंबेडकर अपने डिसाइपल्स, कुछ दलित लीडर और एक ब्राह्मण गंगाधर की सपोर्ट से हिंदू लॉ बुक मनुस्मृति का दहन करते हैं, मतलब मनुस्मृति को जलाते हैं। अब मनुस्मृति में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो वुमेन्स, डिप्रेस क्लास और लेबर्स के अगेंस्ट हैं, मतलब वो उनकी इनइक्वालिटी, उनके लिए क्रूरता और उनके लिए असमानता को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए वो उसको जलाते हैं और उसको आज भी मनुस्मृति दहन दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर हम अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन हम कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हज़ारों साल पुराना इतिहास को सिर्फ 30 साल में बदल दिया। सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए नहीं बल्कि उन्होंने औरतों, मजदूरों, इनफैक्ट पूरे नेशन के लिए ही बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। अब इस बीच में उनके 4 बच्चों की और 1935 में उनकी वाइफ रमाबाई की भी डेथ हो जाती है, बट फिर भी उनका आंदोलन नहीं रुकता है। अब अंबेडकर जी के जो विचार थे वो गांधी जी के विचार से बहुत अलग थे। गांधी जी चाहते थे कि देश को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिले पहले, वो सबसे ज़रूरी है, जबकि अंबेडकर जी की जो सोच थी वो बहुत अलग थी। अंबेडकर जी का मानना ये था कि समाज में बदलाव लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी का ही एक उदाहरण देने के लिए मैं उस टाइम का एक इंसिडेंस बताऊंगी। एक दलित वुमेन थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि डॉक्टर्स उसको छूने से मना कर देते हैं। अब ये इंसिडेंस शो करता है कि ये प्रॉब्लम उस टाइम पे कितनी सीवियर हुआ करती थी। अंबेडकर जी इस बात का भी विरोध करते थे कि गांधी जी डिप्रेस क्लास को हरिजन्स बोलते हैं और इस चीज़ का उन्होंने कांस्टेंट विरोध किया, बट फिर भी एग्रेरियन बिल्स में डिप्रेस क्लास के लिए हरिजन्स वर्ड का यूज़ किया गया। बट थैंकफुली 1935 में डिप्रेस क्लास को रिप्लेस कर दिया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से। अब अंबेडकर जी की एक और डिमांड थी कि डिप्रेस क्लास के लिए अलग से चुनाव होना चाहिए। अब इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 के कम्युनल अवार्ड्स में सेपरेट इलेक्टोरल्स दे दिए डिप्रेस क्लास को। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने धरना किया, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे अंबेडकर जी पे काफ़ी प्रेशर आ गया। फिर फाइनली अंबेडकर जी एंड गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया, पूना पैक्ट ऑफ 1932। इस पैक्ट में जो 71 सीट्स रामसे ने दी थी डिप्रेस क्लास को, उसको बदलकर 148 सीट्स दे दी गई डिप्रेस क्लास को। अंबेडकर जी इतने ज़्यादा पैशनेट होते थे लर्निंग के लिए कि उनके पास 4 डॉक्टोरल डिग्रीज थी, साथ में उनको काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आती थी और उन्होंने 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ा हुआ था और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वो पहले लॉ मिनिस्टर बने। लॉ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने हिंदू लॉ बिल को ड्राफ्ट किया। इस बिल के थ्रू उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स किए, लाइक वुमेन्स को इक्वेलिटी दी। अंबेडकर की बुद्धिमानी से काफ़ी ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स इम्प्रेस थे और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया उनका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए और 1947 में उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शियल था क्योंकि इसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया। इसमें फंडामेंटल राइट्स, जिसकी वजह से आज हमें इतनी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, वो इंट्रोड्यूस हुआ। यूनिफॉर्म लॉ बिल का आर्टिकल 44 इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद उनको 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे देश का फाइनेंस मैनेज करता है, उसकी स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि इनकी एक बुक प्रॉब्लम्स ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसके गाइडलाइंस पे ही बेस्ड कंसेप्ट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। साथ में हमारे देश का वाटर एंड रिजर्व पॉलिसी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, सोन वैली प्रोजेक्ट, हरिकुंड प्रोजेक्ट, ये सब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। इन सब के अलावा अंबेडकर ने 12 घंटे की वर्किंग आवर्स को 8 घंटे में कन्वर्ट करके लेबर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा काम किया। पर इतना कुछ देश के लिए करने के बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक अछूत के कलंक के साथ पैदा होना पड़ा, जो कि उनके हाथ में नहीं था। पर वो एक हिंदू नहीं मरेंगे क्योंकि ये उनकी शक्ति में है और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिखिज़म में जाएंगे, बट बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होंगे।
और अंबेडकर जी के साथ उनके 5 लाख फॉलोअर्स और उनकी सेकंड वाइफ सविता अंबेडकर ने भी अपना रिलीजन बुद्धिज्म में चेंज किया। और उनका मानना था कि यही एक ऐसा रिलीजन है जो डिप्रेस क्लास के सोशल स्टेटस को हाई कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है सोसाइटी में। बाबा साहेब ने अपने अचीवमेंट से उन सभी लोगों को करारा जवाब दिया जो मानते थे कि कुछ काम हम ही लोग कर सकते हैं जो कि एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन के बलबूते पर सबका माइंडसेट चेंज कर दिया वुमेन्स के प्रति, डिप्रेस क्लास और लेबर्स के प्रति। और आई कैन प्राउडली से कि उन्हीं की बदौलत हम वुमेन्स, डिप्रेस क्लास एंड लेबर क्लास आज इतनी फ्रीडम, इक्वेलिटी इंजॉय कर पा रहे हैं। सैडली 6 दिसंबर 1956 को उनका स्वर्गवास हुआ, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी सैडेस्ट डे था और इसको हम महापरिनिर्वाण डे भी बोलते हैं। उनकी मृत्यु के बाद 1990 में उनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। अंबेडकर हमेशा से ये मानते थे कि जातिवाद किसी भी देश की तरक्की में एक रुकावट है। इस रुकावट को हटाने के लिए उन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया। हम में से काफ़ी ज़्यादा लोग आज भी उनको हेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अंबेडकर जी की वजह से ही रिजर्वेशन आया और इस वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा सीट्स चली जाती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स कम मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस पे मिलते हैं। बट आपको पता है कि आज भी अनटचेबिलिटी इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आज भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस क्लास को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको आज भी इक्वेलिटी नहीं मिलती। इसीलिए दलित कम्युनिटी आज भी इंडिया के सबसे पिछड़े वर्ग में आती है। अंबेडकर जी की वजह से ही आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी भारतीयों को यूनाइट करता है। और इसलिए ये गलत नहीं होगा कि काफ़ी सारे डिप्रेस क्लास के लोग उनको पूजते हैं, उनको अपना मसीहा मानते हैं। जिस देश में एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, वो अपने बलबूते पर इतना ज़्यादा मुकाम हासिल कर लेता है कि वो देश का संविधान लिखता है। अंबेडकर जी ने हम सबको ऐसे ही आदर्श सिखाए कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें समता, समानता और भाईचारा होना चाहिए, जातिवाद नहीं। दैट मीन्स अ सोसाइटी शुड हैव इक्विटी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, not casteism. Thank you so much.